हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा आई एम ऑडिबल, सुन पा रहे हो क्या? साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट आ रही है नहीं? हेलो हेलो। हम्म, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल ना? हाँ ठीक है, सब कुछ ओके है। चलो, तो आज हम लेक्चर 5 एंड करने वाले हैं। और यहां पर हम ऊजेनेसिस वाला पार्ट आज पूरा एंड कर देंगे, ठीक है? जो बच्चे थोड़ा सा क्लिकिंग है तो उनको पता होगा ऊजेनेसिस एक्चुअल में पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? अगर कल मेरी क्लास रही, ठीक है, तरुण सर ने नहीं ली और मेरी रही, तो कल मैं ऊजेनेसिस को कंपाइल करूंगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ पूरा एकदम तरीके से, और कल आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होते ही मैं फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट कर दूंगा, कल ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, अगर मेरी क्लास रही तो। ओके, हाँ, तो एक बार मैं रिवीजन तो करा ही दूंगा पूरा, ठीक है? तो कल बेटा मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कराया था और बोला भी था एक बार रिवाइज कराऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है? ओके, तो आज तो खाली oogenesis ही होगा मुझे लग रहा है। oogenesis है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो स्पर्मेटोजेनेसिस वैसे कंपाइल भी कराऊंगा लास्ट में, ठीक है? तो मैंने बताया था, अच्छा उससे भी पहले और आ जाओ। फीमेल के अंदर मैंने, ठीक है, एक बार और देख लो, ठीक है? कल मैंने आपको वॉल्वा कराया था, इसको पोडेंडम भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं। कल मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड भी कराए थे। कल मैंने आपको, ठीक है, लैक्टेशन का मैकेनिज्म भी साथ में करा दिया था मेमोरी ग्लैंड से क्लब करके, ठीक है? और लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस करा दी थी, 1 मिनट देख ही लो, ठीक है? अगर वॉल्वा की बात करते हैं तो वॉल्वा को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? मॉन्स पिविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और उसके भी अंदर जाओगे तो हम वो बात करेंगे क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के अलावा हम लास्ट बात करेंगे हाइमन। क्लियर है बिल्कुल? इन पांचों को ध्यान रखना है, इनकी सीक्वेंस ध्यान रखनी है, इनकी पोजीशन, ठीक है? क्लाइटोरिस लेबिया माइनोरा के ऊपर एंटीरियर एंड पर होता है, पोस्टीरियर पर नहीं होता, ऊपर की साइड में होता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ठीक है, यस, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, साउंड परफेक्ट है ना? अच्छा, कमेंट वाला पार्ट, ठीक है, साउंड परफेक्ट है ना? हाँ हाँ सर, ठीक है, ओके, चलो, हो गई प्राइवेट भाई, डन, ठीक है, सब कुछ डन, ठीक है? ठीक है, तो सीक्वेंस ध्यान रखनी है। फिर मैंने वेस्टिब्यूल बताया था, वेस्टिब्यूल लेबिया माइनोरा के अंदर का पार्ट होता है जिसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक यूरेथ्रल ओरिफाई और एक वजानल ओरिफाई। अगर मैं यूरेथ्रल ओरिफाई की बात करता हूं, उसके अराउंड भी 2 ग्लैंड होते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, इनको स्किन ग्लैंड भी बोलते हैं। हाँ, वजाइना के अराउंड भी 1 पेयर, 2 ग्लैंड, 1 पेयर ग्लैंड होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं बर्थोलाइन, वहां मैंने बोला था मेल के अंदर, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहां हमने टर्म यूज किया बर्थोलाइन, बर्थोलाइन ग्लैंड, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? वेस्टिब्यूल के अंदर ही ये भी आते हैं, ठीक है? वेस्टिब्यूल माइनोरा के अंदर का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर था। फाइनली मैंने आपसे बात की थी आगे जाकर के मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड में मैंने बताया था आपको एक्चुअल में होते क्या है, ये सुडोरिफिक ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है? उनका रूपांतरण ही है एक तरीके से, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड एक्चुअल में ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है?
क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस से डेवलप होते हैं। मैंने बताया था प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलप होते हैं, तब एस्ट्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप होते हैं, तब प्रोजेस्टेरोन इसके लिए डेवलप होगा। और प्लेसेंटल हार्मोन की अगर बात की जाए और पिट्यूटरी हार्मोन की बात की जाए, तो प्रोलैक्टिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। फाइनली हम इसके बाद आगे बढ़े थे। मैंने बताया था कि मेमोरी ग्लैंड में होते क्या है। मेमोरी ग्लैंड लाइक अ बंच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है, ग्रैप्स क्या है? एक सिंगल एल्वियोलाई या एल्वियोलस। ठीक है, वो किसके मिलने से बनता है? छोटे छोटे सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स इन एल्वुलस की कैविटी में क्या रिलीज करते हैं? मिल्क। ये मिल्क यहां से होता हुआ कहां जाता है? छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और ये ट्यूब्यूल्स मिलकर के एक बड़ी डक्ट बनाते हैं, इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। और ये मेमोरी डक्ट आगे जाकर के एक वाइडर पार्ट में खुलता है, इसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला एक स्मॉल डक्ट के थ्रू निप्पल में खुलता है, इसको हम लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेमोरी ग्लैंड किस मसल्स के ऊपर मिलते हैं? तो आप बोलोगे पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स के ऊपर मेमोरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर फाइनली हमने बात की थी लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में मैंने बताया था जो लैक्टेशन का मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें दो हार्मोन मेन रोल प्ले कर रहे हैं। एक मिल्क को बनाने वाला हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन, और एक मिल्क को निकालने वाला हार्मोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। अगर प्रोलैक्टिन की बात करता हूं तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन को रिलीज कराते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट से, यानी हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट जो पिट्यूटरी को बना रहा है, उससे ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली निकलता है। ठीक है, मैंने बताया था मिल्क का जो निकलना है, बनना निकलना, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जो फीटस के सकिंग एक्शन से इंड्यूस होती है। ठीक है, जब फीटस मिल्क को सक करता है, ठीक है, फीटस मिल्क को सक करता है, तब सिग्नल सीधा ब्रेन में जाता है, मदर के ब्रेन में। ठीक है, और वहां पर हाइपोथैलेमस, ठीक है, रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कहता है कि भाई समय आ गया, ठीक है, अब आप रिलीज कराओ। किसको? ठीक है, आप बोलोगे प्रोलैक्टिन को। तब ये प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ये मिल्क का फॉर्मेशन करेगा। उधर पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन निकलना चालू हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा स्मूथ मसल्स में, यानी जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, और मिल्क का इजेक्शन चालू हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो जब भी फीटस मिल्क सक करता है, निप्पल सक करता है, तो ऑटोमेटिकली सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू जाते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकालते हैं जो मिल्क का फॉर्मेशन और इजेक्शन कराते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, और मैंने आपको बोला भी था, ठीक है, यशोदा मैया, ठीक है, उसका पूरा का पूरा कि उमड़ उमड़ मेरा मेरो जियोरा लागे, बहे दूध की धार, कि लाल मेरो रोबत होएगो, कि भूको सोबत होएगो। जब उसका मीनिंग निकालोगे ना, तो पूरा आपका यही, ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो? सकिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट, यस। यहां तक कोई डाउट है किसी को? लास्ट में मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूं तो मैंने बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और बिल्कुल ओल्ड एज तक चलती है, जबकि oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, जन्म लेने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। और मेनोपॉज वही 45-50, एनसीईआरटी में 50 दे रखा है, 50 साल तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती। समझे? आवाज ठीक है ना? अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा है? नहीं, वॉल्यूम कम नहीं होगा भाई। वॉल्यूम हाथ में नहीं है, वो सेटिंग होती है कोई। अगर मैंने सेटिंग छेड़ दी ना, मुझे तो आती भी नहीं है सेटिंग, खैर ठीक है, वो एनीडेक्स से करते हैं सब लोग। ठीक है, सेटिंग अब मत छिड़वाओ, सेटिंग गड़बड़ हुई ना सब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, साउंड वॉल्यूम ठीक है ना? तुम अपना वॉल्यूम कम कर लो ना। ऑल परफेक्ट। एक लिख रहा है लो वॉल्यूम, एक लिख रहा है हाई वॉल्यूम। हाँ यार, ये माइक के सामने एक वो था, फॉर्म थी, वो बेकार हो गई। ठीक है, अब मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर, अमेजोन पर, ठीक है, मिल जाते ही मैं उसको ऑर्डर कर दूंगा। तो उससे थोड़ा आवाज फिल्टर होके आती है, समझ गया, इसी की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो अभी क्लास लेने के बाद मैं करता हूँ एक बार सर्च, तुरंत ही सेंड करता हूँ उसको, मंगाता हूँ। ठीक है।
ओके, चलो धीरे धीरे बोलता हूं, यहां तक क्लियर है? टेंशन मत कर बेटा अनुज यादव, ठीक है, हम मैनेज करवा देंगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में अंतर है। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करता हूं तो ये मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया के अंदर लगभग 2 महीने से ज्यादा 65 से 75 दिन का टाइम लग जाता है। इस पूरी फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, और दूसरा हमने टर्म यूज किया है स्पर्मियोजेनेसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस। क्लियर है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्लियर है बिल्कुल। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस पहला, स्पर्मियोजेनेसिस, और ठीक है इसको क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस। अच्छा साइटोजेनेसिस में क्या होता है? साइटोजेनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्लियर है बिल्कुल। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड होती है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है, और माइटोसिस भी होती है इसी के अंदर। अच्छा स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटिलियोसिस, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर मिलियंस स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन से, और अपने नंबर को मेंटेन करते रहते हैं। यस, अपने नंबर को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। फिर जब प्यूबर्टी आती है तब जाकर के एंड्रोजन, या आप जैसे कि बच्चे ने कल पूछा भी था, एंड्रोजन को हम टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है लिडिक सेल से और निकलवाता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तब जाकर के ये एंड्रोजन एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, समझना मेरी बात। और जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, इंड्यूस होती है, समझना, ठीक है, तब जाकर के ये स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, पहले साइज को बढ़ाते हैं, तब जाके सेल डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। फिर ये मियोसिस फर्स्ट जब हो जाएगी, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, इक्वल डिवीजन होगा, दो सेल बनेंगे, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया यानी 46 का 23 हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 22 प्लस सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस सेकेंड होगी, इक्वल टू माइटोसिस, इक्वेटोरियल डिवीजन होगा, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे बनेगा स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड राउंड राउंड होते हैं, ठीक है। यहां तक की जो प्रोसेस है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, कंटिन्यू साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद कहानी चालू होगी, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस की, जिसके अंदर स्पर्म मेच्योर होगा, मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्मेटिड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसमें एक्रोजोम भी लगा हुआ है, जिसमें न्यूक्लियस भी है, जिसमें नेक भी है, जिसमें दो सेंट्रियल होते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल के डिवीजन से आगे जाकर के एक्सियल फिलामेंट बनता है जो टेल को बनाने का काम करेगा, ठीक है। मिडिल पीस बनता है, मिडिल पीस के अराउंड स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, इसलिए यही माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में टेल को मोटिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से मूव कर पाता है। तो आप कह सकते हो पावर हाउस कौन है? मिडिल पीस, ठीक है, और टेल होती है, टेल में फिलामेंट होता है जिसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल फिलामेंट के अंदर 9+0 का अरेंजमेंट होता है, हम साइटोलॉजी में अभी पढ़ के चुके हैं। अब मुझे बताओ यहां तक का पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर था, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्रोजोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्लियर है, जो मैं फर्टिलाइजेशन में पढ़ाने वाला हूं कल के लेक्चर में, मे बी कल अगर मुझे मेरा मिलता है तो, ठीक है, नहीं तो कल की जगह फिर थर्सडे को मिलेगा मुझे, ठीक है, थर्सडे को तो फिर मैं कराऊंगा ही, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह इसकी थोड़ी सी कर लेंगे, ठीक है। लैक्टेशन करा तो दिया भाई, लैक्टेशन ही तो कराया था मैंने। उमड़ उमड़ मेरो मेरो जियरा लागे, बहे दूध की धार, ये तो लैक्टेशन में ही तो था। कहाँ है भाई, कौन है ये? लैक्टेशन नहीं आया सर। शाहिद खान भाई, शाहिद
तू सोता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? जो सोबे सो खोबे, जो जागे सो पावे, भाई ऐसे मत सो, ठीक है? इधर आ जा, ठीक है? लैक्टेशन करा दिया पूरा, मैंने पूरी कहानी समझा दी लैक्टेशन की, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर था, अब एकदम अलर्ट हो जाओ, ठीक है? अब ऊजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस भी बताऊंगा, एकदम कंसेप्चुअल। ऊजेनेसिस का मतलब ही समझो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल कंपाइल कर दूंगा कल मैं इसको, ठीक है? तो आज बहुत तरीके से समझाना, ये सोच के समझना कि हम ऊजेनेसिस के साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में कल मेंस्ट्रुअल साइकिल के संग ऊजेनेसिस को कंपाइल कराऊंगा मैं, ठीक है? तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऊजेनेसिस, जहां फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस, तो फॉलिकल का डेवलपमेंट कहां होता है? आप बोलोगे ओवरी के अंदर होता है, तो बस अब कहानी चालू होगी ओवरी से। हम्म। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये ओवरी है। अब आ जाओ, ओवरी के अंदर अगर मैं आपसे कहूं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है? यही फॉलिकल्स मिलियंस में होते हैं, यही फॉलिकल्स आगे जाकर के एक स्पेसिफिक फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स, क्रोमोसोम नंबर अभी डिप्लॉयड ही होगा, क्योंकि मियोसिस अभी होती नहीं है, ठीक है? प्राइमरी फॉलिकल्स, अंतर इतना है इन दोनों फॉलिकल्स के अंदर, बता दूं मैं, ठीक है? इनको तो बोलते हैं हम प्राइमोडल फॉलिकल्स। ठीक है, अगर प्राइमोडल फॉलिकल्स की बात करता हूं तो लगभग 2 मिलियन होते हैं इन फीटस। तो फीटस में प्राइमोडल फॉलिकल लगभग 2 मिलियंस के आसपास होते हैं, बहुत होते हैं 2 मिलियन, समझ रहे हो? कपल ऑफ मिलियन का मतलब है 2 मिलियन। एनसीईआरटी लिख रही है कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन, ठीक है? इनको बोलते हैं प्राइमोडल फॉलिकल, प्राइमोडल फॉलिकल। अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय की बात कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है? ये जो मिलियंस, कपल ऑफ मिलियंस थे ना, ये रह जाते हैं, आप बोलोगे सर 60,000 से 80,000 के आसपास एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन आता है प्यूबर्टी के टाइम पर इन फॉलिकल का नंबर कितना होता है, ठीक है? भाई 2 मिलियन से, ठीक है, ये इतने रह गए, और इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, तो ये कहलाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्लियर है? और प्राइमरी फॉलिकल्स जो 60,000 से 80,000 होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसमें मियोसिस रुकी हुई होती है, मियोसिस अरेस्ट होती है।
मियोसिस अरेस्ट इन प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट में यहां पर मियोसिस अरेस्ट होती है किसके अंदर? प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, जो प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 से 80,000 रह जाते हैं। सर बाद बाकी के कहां गए? फीटस में तो मिलियंस में थे, यस, यहां मिलियन से ये इतने रह गए, तो बाद बाकी कहां गए? डी जनरेशन हो गया। बाद बाकी कहां गए इनका? डी मिलियन से कितने रह गए? 60,000 के आसपास रह गए। तो बाद बाकी क्या हो गया? डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल्स हो गया। डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल, समझना, इसको बोलते हैं एट्रेसिया। क्या हो गया ये? एट्रेसिया। एट्रेसिया हो गया, यानी डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल। डी जनरेशन, डिजेनरेशन का मतलब है टूट जाना, यानी जन्म से पहले फीटस के अंदर नेचर कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल बना देती है, एक बार में बन गए। लो भाई इकट्ठा तुम्हें इतना रुपए दे दिया, ठीक है, अब तुम देखो, तुम्हें अपना पूरा जीवन यापन करना है इतने में, ठीक है, पर मैं एक बटन भी चालू कर रहा हूं, ठीक है, तुम चाहे इसको यूज करो या नहीं करो, पर डे इतना खर्च होता रहेगा, पर डे इतना अपने आप गायब होता रहेगा। आप समझ रहे हो? ये सिस्टम है उसका। मैंने इतना दिया है आपको कि समझ रहे हो ना, अपना पूरा जीवन यूज कर लो, ठीक है, तब भी पर डे गायब होता रहेगा, तब भी ये कम से कम 50 साल तक चलेगा। ठीक है भाई, फीमेल्स को जन्म से पहले फीटस को ही लगभग 2 मिलियन हमने क्या दे दिए? प्राइमोडल फॉलिकल दे दिए, ठीक है। यही प्राइमोडल फॉलिकल आगे जाकर के प्राइमरी फॉलिकल कहलाते हैं, जिसमें मियोसिस अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। मिलियन से मात्र 60 से 80,000 रह जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू इनका डीजनरेशन चालू हो जाता है बनने के बाद, बटन ऑन। और ये डीजनरेशन यही नहीं रुकता, ये डीजनरेशन मेनोपॉज, मेनोपॉज तक कंटिन्यू रहता है, मेनोपॉज तक कंटिन्यू रहता है। और मेनोपॉज पर पहुंच करके वही 50 साल वाली उम्र, पूरी ओवली इन फॉलिकल से खाली हो जाती है, ओवरी के अंदर एक भी फॉलिकल नहीं बचता। इसी को बोलते हैं मेनोपॉज, सारे फॉलिकल का एट्रेसिया हो गया। हाँ यही तो कह रहा हूं, मिलियन से प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 से 80,000 रह जाते हैं, जो कंटिन्यू घटते ही रहते हैं, घटते ही रहते हैं। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, यहां तक समझ में आया? हाँ, इमेच्योर फॉलिकल को ही हम अभी प्राइमोडल फॉलिकल बोलेंगे, मतलब प्राइमरी स्टेज है फॉलिकल्स की, ठीक है। अब बताओ यहां तक ये एक स्टेप समझ में आया नहीं आया? एनसीईआरटी की सारी लाइनें इंक्लूड करूंगा। सॉरी, आवाज इतनी तेज आ रही है, छींक आ रही होगी तो वो भी कान फट रहे होंगे, ठीक है, दूर कर लिया करना, ठीक है। हाँ, चलो, यहां तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ूंगा बहुत स्टेप बाय स्टेप। प्यूबर्टी आ चुकी है, ठीक है, परिपक्वता आ चुकी है, ठीक है, अब बारी आती है आगे बढ़ने की। अब ये प्राइमरी फॉलिकल, भाई ये तो एट्रेस, ये तो चल रहा है, चलता रहेगा, डिजनरेशन तो चलता रहेगा, डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल, ये चलता रहेगा, चलने दो। अब क्या होगा? ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो कन्वर्ट होंगे आगे जाकर के सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा बड़ा होता है, नो डाउट बड़ा तो होगा ही ना, थोड़ा बड़ा होगा। इनके अंदर की स्टेज में अलग दिखाऊंगा बहुत प्रॉपर तरीके से। फिर टर्शरी फॉलिकल बनेगा, वो इससे भी और बड़ा होगा। सेकेंडरी को थोड़ा और बड़ा करो यार, इतना छोटा तो नहीं। हाँ, फिर ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा, वो और बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा हो गया यार।
अब ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छा सा बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये डिप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड होगा, ये हिप्लॉयड होगा, ये भी हिप्लॉयड होगा। ठीक है। हम्म हिप्लॉयड एक्चुअल में इसके अंदर ऊ साइट होगा, ऊ साइट होगा, ऊ साइट होगा, ऊ साइट होगा। ये हेप्लॉइड ऊ साइट यहां से निकल रहा है। एक मिनट रुको बस, इसको करके फिर समझाता हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, अब समझ में आएगा आपको। अब यहां पर पिट्यूटरी, पूरा पिक्चर की तरह समझाऊंगा एग्जैक्ट में हो क्या रहा है। पिट्यूटरी एक हार्मोन निकाल रही है। कौन सा हार्मोन निकाल रही है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फॉलिकल को, इन प्राइमरी फॉलिकल से कहता है कि भाई समय आ गया, अब तुम आगे बढ़ो और मैच्योर हो। तब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होंगे आपके सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर और ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर। सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शरी फॉलिकल्स एंड ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन, जी आर, ग्राफिन फॉलिकल्स। ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल्स तक की मैंने कहानी आपको समझा दी है। ग्राफिन फॉलिकल्स तक की कैसे होगा समझा रहा हूं। अब हो क्या रहा है यहां पर, ठीक है। ये तो बने हुए हैं, बने रहने दो, ठीक है। पिट्यूटरी से प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, पिट्यूटरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर एफएसएच निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि भाई आगे मैच्योर हो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चल रहा है। और ये सारे फॉलिकल्स रिलीज क्या करते हैं? रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन। अब बताओ मुझे, ये बेसिक समझ में आया? ये ओवरी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है मैंने, ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी में ये प्राइमोडल फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल है। ठीक है, इन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है एफएसएच की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, जो पिट्यूटरी से निकलता है, आप जानते ही हो। ठीक है, अब पिट्यूटरी से एक हार्मोन और निकलेगा, पिट्यूटरी से एक हार्मोन और निकलेगा, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करा देगा? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। यानी इन ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर्ड कराएगा और इनके अंदर मिलने वाले oocyte को, अंदर जो oocyte होगा वो सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये एंटर कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ये एंटर कर जाएगा, कौन? सेकेंडरी oocyte। अब बचेगा क्या अंदर? ये बचा हुआ खोखा, खोखा मतलब खाली, खाली डब्बा, ये धीरे धीरे ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर की ग्लैंड, येलो कलर की ग्लैंड। करेगा कौन भाई? कौन करने वाला है यहां पर? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यही एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब तक इसका लेवल बढ़ा हुआ है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एलएच की वजह से। और जिस दिन ये एलएच जो पिट्यूटरी से निकल रहा था ये कम हो गया ना, बस खेल खत्म। जिस दिन ये एलएच कम हो गया उसी दिन खेल खत्म। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकल रहा है, कम तो होगा ना एक दिन, कम हुआ, वैसे ही ये छोटी सी व्हाइट बॉडी बन जाएगी, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस। व्हाइट बॉडी, ये ओवरी के अंदर स्टेज चल रही है, बहुत पिक्चर की तरह समझना, बिल्कुल पिक्चराइज करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। जन्म लेने से पहले फीटस में 2 मिलियन क्या थे? ठीक है, प्राइमोडल फॉलिकल्स थे, पर बनते ही इनका ब्रेकडाउन चालू हो जाता है, एट्रेसिया स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 60,000 से 80,000 रह जाते हैं, इनको प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, जिनमें मियोसिस रुकी हुई थी प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस अरेस्ट है इन प्रोफेज फर्स्ट, ये ध्यान रखना है, अरेस्ट है। पर जैसी प्यूबर्टी आती है और पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वो इन फॉलिकल को स्टूमुलेट करता है कि भाई मैच्योर हो, समय आ गया, मैच्योरेशन का समय आ गया। तब यही फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं, समझना मेरी बात। और फाइनली ये ग्राफिन फॉलिकल, फाइनली ये ग्राफिन फॉलिकल जब साइज बड़ा कर लेता है तब जाकर के ध्यान, सारे फॉलिकल से क्या निकल रहा है? एस्ट्रोजन। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, कौन करा रहा है? एफएसएच, ठीक है। तब जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है जो इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है फैलोपियन ट्यूब में, अब बचा हुआ पार्ट एक ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाता है इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, इसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। जब तक एलएच बढ़ा हुआ है ये मेंटेन है, ये कम हुआ ये भी डीजनरेट कर गया, बन गया कॉर्पस एल्बाइकेंस, ठीक है। डीजनरेटेड व्हाइट बॉडी होती है और ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा मेनली प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा और भी है, मेनली तो प्रोजेस्टेरॉन करेगा ही, पर इसके अलावा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, एटसेट्रा, इनिबिन एटसेट्रा, इनिबिन वगैरह सब आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब ये बताओ ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अब आपको ये अभी नहीं पता कि सर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल के अंदर अंतर क्या होता है? सर इनके अंदर oocyte होते हैं, इनके अंदर oocyte होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल
और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो ऊसाइड मिल रहा है इसको आप प्राइमरी प्राइमरी ऊसाइट बोलोगे। ठीक है, टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ऊसाइट मिल रहा है इसको आप सेकेंडरी सेकेंडरी ऊसाइट बोलोगे। कैसे क्या पूरा डिटेल समझाऊंगा आपको, ठीक है, ये डिटेल में समझाऊंगा इन सारे फॉलिकल की एक एक स्टेज को। पर मैंने इस डायग्राम में भी पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पूरा पिक्चराइज करने की कोशिश की है। ये तो बेसिक पिक्चर समझ में आई या नहीं आई, बेसिक पिक्चर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है मनदीप कौर, नहीं बेटा ये कॉर्पस एल्बिकेंस तो ओवरी के अंदर है, ये डिस्चार्ज थोड़ी ना होता है, वो अलग चीज है बेटा, ठीक है, वो अलग है। कॉर्पस एल्बिकेंस डिजेनरेट होता है तब, यस, कॉर्पस एल्बिकेंस जब बनेगा उसका मतलब समझ लो कि अब मेंस्ट्रुअल का टाइम आ गया। हाँ, कुंदन कुमार सर फिर से रिपीट कर दो, कर दूंगा, टेंशन मत ले। मेल से कंपैरिजन, अब भाई मेल में थोड़ी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, तो मेल से कंपैरिजन करवा रहा है। मेल में तो oogenesis कंप्लीट कंपैरिजन करूंगा लास्ट में, अभी तो पहले ये स्टेज समझ, एक एक चीज समझ, फिर मैं कंपैरिजन करूंगा लास्ट में। मेनोपॉज के बाद कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फीमेल को अगर मदर बनना होगा तो मेनोपॉज से पहले, जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि 35 साल तक बन जाओ मां, उसके बाद फिर एबनॉर्मल बेबी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 35 ईयर के बाद। ठीक है, बनने को तो लोग 50 साल पर भी बन रहे हैं, बट समझ रहे हो ना मेरी बात, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, रेयर केस। बट ठीक है, जो साइंस है वो कहती है 35 ईयर। एक जमाने के अंदर ये उम्र 28 साल हुआ करती थी मैक्स, ठीक है, जो बढ़ बढ़ के खिसका खिसका के अब 35 पहुंचा दिया लोगों ने। और पुराने टाइम पर तो ये 18-20 साल हुआ करती थी, 21 साल फीमेल की। एनिमल किंगडम का समरी लेक्चर कुछ नहीं होता, एनिमल किंगडम का समरी ही कराया है मैंने, ठीक है, समरी ही कराया है मैंने, ठीक है, उसका आपको बस एक A4 साइज के या चार्ट पेपर पर वो बनाना है, ठीक है, टेबल बनानी है, वो समरी होती है। चलो, अब करें स्टार्ट। चलो, अब समझो, एक बार फिर से समझा रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है, समझना। अभी ये यूट्रस के अंदर है, बेबी कहां है, यूट्रस के अंदर है, ठीक है, यूट्रस के अंदर है, ठीक है, यूट्रस के अंदर फीटस है, उसके अंदर फीमेल बेबी के अंदर नेचर ने लगभग कपल ऑफ मिलियन यानी 2 मिलियन क्या बना दिए, प्राइमोडल फॉलिकल बना दिए या प्राइमरी फॉलिकल बना दिए, ऐसे याद रख लो, ठीक है। बनते ही इनका टूटना चालू होता है, डीजेनरेशन चालू हो जाता है, एट्रेसिया बोलते हैं इसको, ठीक है। प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते ओवरी में ये कितने रह जाते हैं, ये रह जाते हैं 60,000 से 80,000, जिनमें मियोसिस रुकी हुई है, अभी चालू नहीं हुई, रुकी हुई है। कहां पर रुकी हुई है, प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। अब प्यूबर्टी आ गई है, पिट्यूटरी से निकलेगा एफएसएच, जो इन फॉलिकल से कहेगा, सबसे नहीं कहेगा, इनमें से कुछ से कहेगा, मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, कुछ से कहेगा कि भाई आगे बढ़ो और सेकेंडरी टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल बनाओ, तो ये आएगा और कुछ को आगे बढ़ा करके सेकेंडरी टर्सरी ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ऊसाइट होता है, सेकेंडरी और टर्सरी और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ऊसाइट होता है, उसको डिटेल में समझाऊंगा आगे जाकर के, ठीक है। तो ये सारे फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, फीमेल में एस्ट्रोजन का जो मेन सोर्स होता है, बड़ा सोर्स होता है, वो ओवरी होती है, ठीक है। बाद में पिट्यूटरी से एलएच निकलता है जो ओव्यूलेशन कराता है और इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर देता है और बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि ल्यूटिन नाम की येलो प्रोटीन इसमें डिपोजिट हो जाती है। समझ रहे हो, उसमें ल्यूटिन प्रोटीन होती है, ल्यूटिन। चलो,
ल्यूटिन नाम की येलो प्रोटीन इसमें भर जाती है, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो मेनली तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, पर साथ में एस्ट्रोजन एटसेट्रा और हार्मोन भी रिलीज होते हैं। ये कब तक मेंटेन रहता है? जब तक एलएच रहता है। जैसे ही एलएच डाउन हुआ, ये कन्वर्ट हो गया एल्बाइकेंस के अंदर। एल्बाइकेंस यानी एल्बाइनो, एल्बाइनो मतलब होता है व्हाइट। कभी एल्बाइनो रेड देखा है? एल्बाइनो रेड, सफेद चूहा, उसको एल्बाइनो रेड बोलते हैं। एल्बाइकेंस का मतलब ही है व्हाइट बॉडी, सफेद बॉडी बन जाती है, मतलब इसका डीजेनरेशन हो गया, और उधर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू हो जाती है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एक एक चीज बताऊंगा कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब आ जाओ। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राइमरी फॉलिकल की। प्राइमरी फॉलिकल, अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं तो समझना, प्राइमरी फॉलिकल के फीचर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखो, प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कुछ, ये ऐसा डिप्लॉयड होगा। ग्रेन्यूलोसा सेल्स की एक लेयर होती है इसके अराउंड, बस सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल, फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स, ग्रेन्यूलोसा सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है, और अंदर क्या होता है, ये है प्राइमरी ऊसाइट। ये क्या है? प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट। इसमें क्या है? मियोसिस क्या है? रुकी हुई है। अरेस्ट है प्रोफेस फर्स्ट में, ये है प्राइमरी फॉलिकल। समझ गए होगे? हाँ, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस कहां पर अरेस्ट है? प्रोफेस फर्स्ट के अंदर। ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब मैं बात करूंगा सेकेंडरी फॉलिकल, समझना। सेकेंडरी फॉलिकल, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर? सेकेंडरी फॉलिकल में ध्यान रखना, यहां पर भी उस साइड वैसा ही होगा, अभी भी डिप्लॉयड है। हाँ, अंतर इतना है, अब ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर की जगह मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होंगे, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, बस ये अंतर आ गया। इतना ही नहीं, इसके अराउंड एक थीका नाम की लेयर भी बन जाती है, थीका लेयर बन जाती है। ये बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। बहुत सिंपल तरीके समझा रहा हूं मैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या होगा? थीका नजर आ रहा है आपको यहां पर, थीका, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल,
मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है, थीका बन गया, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल बन गई, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां अभी अंदर ऊसाइड है, सेकेंडरी ऊसाइड ही है, सॉरी प्राइमरी ऊसाइड ही है। हाँ, इसके अंदर जरूर मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है। बिकम स्टार्ट, ठीक है। ये है इसका सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल की फीचर्स सिर्फ 3 ध्यान रखने हैं आपको। बस ये आपके सामने आ चुका है। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर क्या होता है, आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। हाँ, यहां तक बताओ। अभी बताऊंगा ऊगोनियम क्या है, पहले ये समझो, यहां तक समझ में आया नहीं आया। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल जो ओवरी में होते हैं, उनमें अंतर क्या है ये बताओ पहले। ओवा को मैच्योर होने के लिए पूरी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, वो समझाऊंगा अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। जयदीप, यहां तक बताओ। हाँ समझ गए सर, यस सर, ठीक है। कमेंट जरूर लिख दिया करो। दो बातें समझ में आ गई, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर क्या है। अब मैं बात करूंगा टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में अंतर क्या है। टर्शरी फॉलिकल, अब ग्राफिन फॉलिकल में अंतर क्या है, इसी से कंसेप्ट बनेंगे आपके अच्छे वाले। टर्शरी फॉलिकल्स एंड ग्राफिन फॉलिकल्स में क्या अंतर है, पहले टर्शरी समझा दूं, डायग्रामेटिकली समझा दूं पहले तो मैं। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या बात है, एक तो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है, तो यहां पर हेप्लॉइड oocyte होगा पहली बात, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना है, थीका जो लेयर थी, थीका जो लेयर थी, थीका जो लेयर थी, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, समझना। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ये दूसरा चेंज आ गया इसके अंदर। ठीक है, ये सेकंड लेयर हो गई, सेकंड डिफरेंस आ गया। तीसरा डिफरेंस, यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना चालू हो जाती है, फ्लूइड से भरी हुई कैविटी बनना चालू हो जाती है। इसको एंट्रम बोलते हैं, जो पहले नहीं थी अब बनी है। मतलब पहले हल्की सी, मतलब उसको एंट्रम नहीं बोलते हैं, एक्चुअल में एंट्रम ये बना है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें जोड़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना, हर चीज में एनसीईआरटी की लाइनें बिल्कुल इंक्लूडेड हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन ही मैं के हिसाब से डायग्राम और फ्लो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये 3 चेंज एनसीईआरटी की लाइनों में बोले हैं, ठीक है। ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, यानी टर्शरी फॉलिकल में जो चेंज हुए वो आपके सामने हैं।
ये आ गया, ये एक्चुअल में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आ गया। अब तीन चीजें नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। यहां पर थी का दो लेयर हैं, थी का एक्सटर्ना और थी का इंटरना। थी का एक्सटर्ना, थी का इंटरना। फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम आ गई, पहले नहीं थी एंट्रम। ठीक है। तीसरा, ठीक है, यहां पर जो ऊसाइट है, ऊसाइट, ऊसाइट जो डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड, इसमें मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, एक हिप्लॉइड सेल बनती है और एक छोटी सी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मियोसिस फर्स्ट, फर्स्ट पोलर बॉडी बन गया। ये मैकेनिज्म यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी यहां पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन आपका टर्शरी फॉलिकल में हो रहा है, टर्शरी फॉलिकल में फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा, इसको ढंग से समझाऊं। इतने में आ जाना चाहिए। कंप्लीट हो गई, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट यहां पर कंप्लीट हो गई, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो कैसे होगी? तो सबसे पहले एक डिप्लॉयड सेल थी, प्राइमरी ऊसाइट। प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो दो सेल बनेंगे, एक हिप्लॉइड सेल होगी, एक छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी, छोटी सी पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक है। यानी अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। पहली पोलर बॉडी बनती है। सर पोलर बॉडी क्या होती है? यस, पोलर बॉडी कुछ भी नहीं होती है। जब दो सेल को आप डिवाइड करते हो, एक को ज्यादा साइटोप्लाज्म दे देते हो, एक को कम साइटोप्लाज्म देते हो, तो जो ज्यादा साइटोप्लाज्म वाली सेल है, क्योंकि अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ है, तो वो तो एक सेल की तरह बिहेव करेगी। पर जिसके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम है, तो बेचारी आगे डिवाइड नहीं कर पाएगी। न्यूक्लियस पूरा है उसके पास, हैप्लॉइड क्रोमोसोम उसके पास है, बस साइटोप्लाज्म कंटेंट कम है, इस वजह से वो फर्दर आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो उसको पोलर बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, जबकि स्पर्म के केस में इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म था, याद हो आपको? हाँ, तो यहां पर एक को कम मिला, एक को ज्यादा मिला। तो पहली मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। इस ऊसाइट को हम सेकेंडरी ऊसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी ऊसाइट। ये क्या बन रहा है? सेकेंडरी ऊसाइट। ये क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट। तो यहां पर आपको सेकेंडरी ऊसाइट बन जाता है, सेकेंडरी ऊसाइट, और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मुझे बताओ, ये क्लियर है बिल्कुल? टर्शरी फॉलिकल में क्या चीजें हो रही है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बनता सब कुछ ग्रेन्युलोसा सेल से ही है,
जो दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ग्रेन्युलोसा सेल। इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल से ये कैविटी बनती है, इन्हीं ग्रेन्युलोसा सेल से थीका एक्सटर्ना इंटरना बनता है, इनसे भी क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। कुछ ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन निकलता है इन थीका लेयर से, ठीक है। तो ये पूरा आपके सामने आ गया टर्शरी फॉलिकल की कहानी, पूरी कहानी एकदम डायग्रामेटिकली, फ्लो डायग्रामेटिकली मैंने बना दी है। अब यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ, तब मैं आगे ग्राफिन फॉलिकल पर आऊंगा। यस भाई, मेनली फॉलिकल में कौन बना रहा है, आपसे पूछा जाए एस्ट्रोजन एक्चुअल में बनाता कौन है, आप बोलोगे ग्रेन्युलोसा सेल, या ग्रेन्युलोसा सेल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, चाहे कुछ भी हो, वो ग्रेन्युलोसा बनाए, ग्रेन्युलोसा से बनाए तो वो हार्मोन बनाएगा ही। अनइक्वल डिवीजन क्यों हुआ सर, इसलिए हुआ क्योंकि आप जानते हो आप सबकी बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो आपके मम्मा का है या पापा का, आपकी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मम्मा के या पापा के, आपकी बॉडी में जितना भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है वो मम्मा का या पापा का, जरा बताओ। पापा, ये पापा की परी होंगी क्योंकि उनको पापा देखेंगे, मम्मा, ओनली मम्मा, पापा नहीं, सब कुछ मम्मा का है, पापा का सिर्फ न्यूक्लियस होता है, समझे। यस, आपकी पूरी बॉडी मम्मा की बॉडी से बनी है ऐसे मान के चलो, यानी मम्मा का साइटोप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म है, समझ रहे हो। हाँ, पापा का सिर्फ न्यूक्लियस मिला है आपको, ठीक है, समझो बहुत जरूरी है। ये प्रकृति ने ऐसे ही नहीं बनाई कोई चीज, बहुत सोच समझ के बनाई है, तुम सोच भी नहीं पाओगे अभी इतनी चीजें। ये ओवा है मम्मा का, इसके पास हैप्लॉइड अपना खुद का न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल सारे होते हैं। ये स्पर्म है पापा का, तो स्पर्म जब एंटर करेगा तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर एंटर करेगा, समझ रहे हो, न्यूक्लियस ही अंदर एंटर करेगा। फिर दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से यहां पर डिप्लॉइड जायगोट बनेगा, एक डिप्लॉइड जायगोट बनेगा जिसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स तो ओवा के ही होंगे ना, और इस डिप्लॉइड जायगोट से ही तो पूरी बॉडी बननी है, पूरी बॉडी जायगोट से बननी है। यानी आपकी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, सब कुछ इसके मम्मा के, ठीक है सर। ऐसा क्यों, क्योंकि नेचर ने स्पर्म मिलियंस बनाने थे, मिलियंस बनाने थे। अब मिलियंस स्पर्म कब बनेंगे, मिलियंस स्पर्म कब बनेंगे, जब एक सेल को आप बहुत सारे पार्ट में तोड़ दो। जब एक सेल को बहुत सारे पार्ट में तोड़ोगे तो नो डाउट साइटोप्लाज्म सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो स्पर्म ने कहा यार ये तो पार्सलिटी है, आपने हमें स्पर्म समझ के साइटोप्लाज्म इतना कम क्यों दे दिया। तब नेचर ने कहा कि तुम्हारी जरूरत बहुत ज्यादा है, नंबर में मिलियंस चाहिए, वहां पर एक अकेला ओवा को ब्रेक करना है तो मिलियंस स्पर्म की जरूरत पड़ती है, समझना। समझ रहे हो, एक ओवा को, ठीक है, फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस स्पर्म की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको कम साइटोप्लाज्म दिया क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा चाहिए, ठीक है। ओवा, एक मिनट, एक और आ रही है, अरे प्रभु। पर ओवा, ओवा से कहा कि भाई तुम्हारी बहुत ज्यादा संख्या नहीं चाहिए, तुम्हें एक जीवन बनाना है, तुम्हें एक बॉडी बनानी है, तो तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, हम जितने बार डिवीजन करेंगे, पार्सलिटी करेंगे, एक छोटा सा सेल बना देंगे और मैक्सिमम साइटोप्लाज्म बड़े को दे देंगे, समझ रहे हो। जब भी ऐसा करेंगे ऐसा ही करेंगे जिससे कि एक सेल के पास साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा जो आगे जाकर के जीवन की रचना करेगा, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेल से सिर्फ आपको न्यूक्लियस मिलने वाला है, साइटोप्लाज्म मिलने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो मम्मा पापा की दोनों की भूमिका बराबर होती है, समझ रहे हो। भूमिका बराबर इसलिए है भाई, दोनों की भूमिका बराबर इसलिए है कि भाई न्यूक्लियस तो दोनों से ही मिल रहा है ना, न्यूक्लियस आपको फादर से भी मिल रहा है और न्यूक्लियस आपको मदर से भी मिल रहा है, और सारी इंफॉर्मेशन तो न्यूक्लियस के पास ही होती है भाई। इंफॉर्मेशन सारी कहां होती है, न्यूक्लियस के पास होती है। जब इंफॉर्मेशन सारी की सारी न्यूक्लियस के पास है, आप आधे मम्मा के हो आधे पापा के हो, समझ रहे हो। हाँ, आधे मम्मा के हो और आप आधे पापा के हो, आपके पास मम्मा के गुण भी हैं, आपके पास पापा के गुण भी हैं, समझे। पर
आपका साइटोप्लाज्म ओनली मम्मा का है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स ओनली मम्मा के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सिर्फ मम्मा का है। समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है। अब गुण भी आपको भाई 23 क्रोमोसोम मम्मा से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम पापा से मिले हैं, पर क्या आपके 46 क्रोमोसोम काम करते हैं? नो, काम सिर्फ 23 करते हैं। तो सर 46 क्यों दिए नेचर ने? नेचर चाहती है वेरिएशन, नेचर चाहती है भिन्नताएं। तो कुछ गुण पापा के आए, कुछ मम्मा के आए, उनके जो डोमिनेंट गुण थे मम्मा पापा में से जिसके, वो वाला क्रोमोसोम एक्सप्रेस होगा। हाइट का एक क्रोमोसोम मम्मा से आया, एक क्रोमोसोम पापा से आया, तो हाइट के दो क्रोमोसोम होंगे, समझना। अब जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस कर जाएगा। तो एक बच्चा लंबा भी हो सकता है, एक बच्चा छोटा भी हो सकता है, एक गोरा भी हो सकता है, एक काला भी हो सकता है। समझ गए ना मेरी बात? एक बुद्धू भी हो सकता है, एक बुद्धिमान भी हो सकता है। अगर दोनों ही बुद्धिमान हैं मम्मा पापा, तो सारे बच्चे बुद्धिमान होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आई या नहीं आई? मतलब नेचर का अगर तुम कंसेप्ट समझोगे ना यार उसको, तो नेचर यार अल्टीमेट है। नेचर ने बड़ा सोच समझ के चीजें बनाई हैं, समझे? समझे या नहीं समझे? बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नहीं, माँ की वैल्यू इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि फादर सिर्फ स्पर्म देता है, माँ उस बच्चे को कोख में 9 महीने तक पालती है। समझ रहे हो? उस बच्चे की जो हड्डियां हैं वो माँ की हड्डियों के टूटने से बनती हैं। उस बच्चे का भाई बॉडी, जो भी बॉडी का विकास हो रहा है, न्यूट्रिएंट कहां से आ रहे हैं? मदर से आ रहे हैं। स्पेशली बोन की बात की जाए तो इतना बड़ा पूरा ढांचा बन जाता है, कहां से बनेगा? मदर की बोन का ब्रेकडाउन होता है और वो बोन जाकर के फीटस की बोन बनाते हैं। इसलिए माँ का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि माँ ने कष्ट सहन किए हैं। समझ रहे हो? और जब बेबी पास होता है यूट्रस से, तो उस समय प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कूले की दोनों को जोड़ रही है ना, वो टूटती है। मालूम, ऐसा लगता है कि मानो के मतलब कोई हड्डियों को तोड़ रहा हो, अगर नेचुरल बर्थ हो रही है। पर आज की डेट में नेचुरल होती कहां है? ठीक है, सबको सिजेरियन कराना है। बेहोश हुआ, कट लगाया, बेबी बाहर, तो वो कष्ट तो सहन ही नहीं किया ना। समझ रहे हो? तभी तो उस समय के टाइम पर मां बहुत कष्ट सहन करती थी, और इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अक्सर कर मां की डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती थी। अगर मां बच जाती थी तो उसको कहा जाता था ये तेरा दूसरा जन्म है। समझ रहे हो? ये तेरा दूसरा जन्म है। और जब आप मां के पेट में होते हो तो आप एक पैरासाइट होते हो, जानते हो? पैरासाइट, पैरासाइट वो होता है जो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए दूसरे को मार भी सकता है, वो पैरासाइट होता है। तो बच्चा अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए मां का डेथ का कारण भी बन सकता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। इसलिए मां का रोल बहुत ज्यादा होता है। समझ में आई? आई, चलो। पर बेबी के बनाने में दोनों का रोल है, फादर का भी रोल है और मदर का भी रोल है, ठीक है। बच्चे को जन्म देने के अंदर मां का रोल है, और बच्चे के लालन पालन पोषण, ठीक है, आगे उसकी फ्यूचर का डिसाइड करने में पिता का रोल है। तो एक्चुअल में दोनों का ही रोल होता है भाई, ठीक है। इसलिए नहीं बोल रहा मैं पिता हूं, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है। समझ रहे हो? तभी जाकर के आप इस लायक बन पाते हो कि आज बड़े बड़े डॉक्टर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो और एक बड़ी बड़ी जगह पहुंचोगे। समझे? चलो। पर हाँ, मदर बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा, बट क्योंकि वो कई फेज जीती है। पहले वो, समझ रहे हो, बच्चों की तरह जीती है, फिर वो पत्नी की तरह जीती है, फिर वो मां की तरह जीती है। समझ रहे हो ना? बहुत सारी फेज है उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है, जो जो मतलब किसी और को नहीं मिल सकते इतने कष्ट, ठीक है। वेरिएशन है बहुत सारी, ठीक है। इसलिए मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। समझ में आया नहीं आया? वापस आ जाओ। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। बात छेड़ दी तुमने, कोई नहीं। अब बात करूंगा मैं टर्शरी फॉलिकल के बाद ग्राफिन फॉलिकल, लास्ट। सर क्या अंतर होता है टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर? अब देखो, अगर ग्राफिन फॉलिकल की बात करूंगा तो साइज उसका पहले से भी बढ़ जाता है। यस, साइज पहले से भी बढ़ जाएगा, बड़ा साइज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल का, ठीक है।
थीका तो 2 पार्ट में टूट ही चुका था, तो कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, नई बात पर फोकस ज्यादा करूंगा मैं। हाँ, पहले भी हेप्लॉइड था, अब भी हेप्लॉइड है, पहले भी हेप्लॉइड था, अब भी हेप्लॉइड है, हेप्लॉइड कंडीशन बन चुकी है इसके अंदर। पर पहले मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई थी, अब यहां मियोसिस सेकंड रुक जाएगी, मेटाफेज सेकंड में समझाता हूं। एंट्रम का साइज बहुत बढ़ जाता है और एक खास बंच ऑफ सेल बन जाता है, इसको क्यूमुलस ओफोरस बोलते हैं। और इसके अराउंड एक खास टाइप की लेयर बनती है जो पहले नहीं थी, पहली बार अब बन रही है। यस, पहले ये लेयर नहीं थी, अब ये लेयर बनी है। इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। यस, ये लेयर पहले नहीं थी, अब बनी है, जोना पेल्यूसिडा, क्यूमुलस अफोरस। ये नई चीज है इसकी। अब फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत बड़ा एंट्रम हो चुका है जो पहले नहीं था। ये स्ट्रक्चर बन गया ग्राफिन फॉलिकल का, साइज ऑफ एंट्रम इंक्रीज हो चुका है। साइज ऑफ एंट्रम बढ़ चुका है। अब नई बात है क्या है, थीका तो दिखे रहा है, एक्सटर्ना इंटरना, ये एक्सटर्ना है, थीका ये इंटरना है, कोई अंतर नहीं। अब यहां एक चीज बनी है, एक तो ये समझ में आ रहा होगा, जोना पेलिसेडा, जोना पेलिसेडा, ये लेयर पहले नहीं थी, ये लेयर अभी बनी है, जोना पेलिसेडा। ध्यान रखना, नॉन सेलुलर होती है, जो एग खुद बनाता है। और एक स्ट्रक्चर बनता है क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस ये स्ट्रक्चर बन जाता है ग्रेन्यू सेल के मॉडिफिकेशन से, जो एग को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब यहां पर जो सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, इसमें मियोसिस अगेन अरेस्ट हो जाती है। ये कंप्लीट कहानी आ गई आपके सामने। जो नई चीज है, जोना पेलियोसेडा और क्यूमुलस अफोरस, ये नई चीज है, इस पर क्वेश्चन आएगा। और सेकेंडरी ऊसाइड में मियोसिस अगेन अरेस्ट हो रही है, एक यहां क्वेश्चन आएगा। यानी ऊसाइड में साथ साथ बताता गया हूं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊसाइट होता है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल सॉरी टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट होता है, ये मत भूलना आप। ठीक है, अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल, जोना पेलिसिडा नॉन सेल्यूलर है, ओवा खुद इसको सीक्रेट करता है, ये आगे बता दूंगा मैं। हाँ, मियोसिस अगेन अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड, यानी मेटाफेज सेकंड मियोसिस सेकंड का ही पार्ट है। माता देवो भव पितृ देवो भव, एक्चुअल में ये सही लिख रहा है बेटा, कौन कौन है, जयदीप। क्यूमुलस क्या होता है मोहित बेटा? क्यूमुलस इज अ बंच ऑफ सेल।
पोलर बॉडी का कुछ नहीं हुआ, ये पोलर बॉडी धीरे से खिसक के बाहर निकल जाती है मौके का फायदा देख करके, और डीजनरेट कर जाती है, कुछ होता नहीं है पोलर बॉडी का। कौन है ये भाई? तनुजा। तनुजा बेटा, वन मोर सर, ग्राफिन फॉलिकल कुछ है थोड़ी ना ग्राफिन फॉलिकल में। एंट्रम तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। देखो इसमें थीका तो तुम पहले से जानते थे, साइज बढ़ चुका है, एंट्रम का कोई मतलब नहीं है। एक जोना पेलिसोडा नाम की एक लेयर और बन जाती है सेकेंडरी ऊसाइड के अराउंड, जो नॉन सेल्यूलर है क्योंकि एग खुद बनाता है, और एग को होल्ड करने के लिए यही ग्रेन्युलोसा सेल एक बंच बना लेते हैं, इसको क्यूमुलस ओफोरस बोल देते हैं। अंदर मियोसिस चल रही थी, फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी, सेकंड चल रही थी, मियोसिस सेकंड फिर से आकर के रुक जाती है मेटाफेज सेकंड में, सेकेंडरी ऊसाइड के अंदर। तो जो सेकेंडरी ऊसाइड फैलोपियन ट्यूब में जाता है उसमें मियोसिस रुकी हुई होती है। कब तक रुकी रहती है? जब तक कि स्पर्म आकर के उसको फर्टिलाइज नहीं करता, तब तक अरेस्ट रहती है, ठीक है। तो ये ग्राफिन फॉलिकल की कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे क्या होगा, ये ग्राफिन फॉलिकल इसका क्या होगा बेटा? ओव्यूल्यूशन होगा। क्या होगा? ओव्यूल्यूशन। कौन करेगा? एलएच हार्मोन, बाय एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ओव्यूल्यूशन होने पर एक पार्ट तो बाहर चला जाएगा, कौन चला जाएगा? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। किसके लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर, ये कहानी फर्टिलाइजेशन में कराऊंगा, इसके आगे की कहानी। अब रह क्या गया यहां पर? यहां अब यही एलएच हार्मोन, यही एलएच हार्मोन अपना मेंटेन रहेगा और बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एटसेट्रा। और जैसे ही इस एलएच का लेवल कम हुआ, वहीं कॉर्पस बन जाएगा क्या? कॉर्पस एल्बाइकेंस, डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये पूरी कहानी यहां आके खत्म हो जाती है। अब मुझे बताओ, ये पूरी कहानी दो बार समझा दी, एक बार समझाई मैंने ओवरी के अंदर, और दूसरी बार समझाई मैंने फ्लो डायग्राम और डायग्राम के बेस पर। अब तीसरी बार और समझाऊंगा, टेंशन मत करो। अब तीसरी बार और समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है, कि पोलर बॉडी कहां बन रही है, अच्छा वो लास्ट में कंक्लूड करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte की कहानी समझ में आ गई। अब एक चीज मैं नोटेबल पॉइंट करके डाल देता हूं, मैं नोटेबल पॉइंट। एक तो होता है प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, एक होता है सेकेंडरी oocyte। आपसे मुझे पूछा जाएगा प्राइमरी oocyte कहां कहां मिलता है, प्राइमरी oocyte कहां कहां मिलता है, सेकेंडरी oocyte कहां कहां मिलता है। प्राइमरी oocyte मिलेगा प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल, ये मिलेगा टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? बैक स्लाइड सर,
ये कौन है, इसका नाम तो पढ़ना चाहिए यार, रोज मैं देखूं यही लिखता है। कहाँ गया सर, छुट्टी कर दो, कौन सा था? नमाज खान। भाई तू छुट्टी छुट्टी करता रहेगा तो सिलेक्शन कोई और लेने आएगा क्या? चलो, नमाज खान, ध्यान रखना यही बच्चा है जो छुट्टी छुट्टी रोज लिखता है, ठीक है? एकदम कल लिखता है नहीं लिखता। ये एकदम बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत चीजें क्रिस्टल क्लियर करने की, ठीक है, मतलब मल्टीपल टाइम। अब फाइनली, फाइनली क्या आया? ह्यूमन एग। अभी ऊटेड वाली बात मैं आगे समझाऊंगा, इसको अभी मैं यहां से काट रहा हूं। ऊटेड वाले टर्म को एनसीईआरटी के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है? अभी समझो, ह्यूमन एग बोल सकते हो उसको, ओवम बोल सकते हो, सेकेंडरी oocyte, एग्जैक्ट बोलना चाहिए सेकेंडरी oocyte, ठीक है? ह्यूमन एग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पर यही रिलीज होता है। ओवम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि स्पर्म इसी को फर्टिलाइज करता है। सेकेंडरी oocyte इसलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका अंदर मियोसिस अभी अरेस्टेड होती है मेटाफेज सेकंड के अंदर। समझना मेरी बात, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका जो एग होता है ह्यूमन का वो ए लसाइथल होता है। ए लसाइथल का मतलब इसमें योक नहीं होता। सर योक क्या होता है? जैसे मुर्गी का अंडा होता है ना, उसके अंदर फूड पहले से भरा होता है, उसको योक बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेंटल एनिमल तो है नहीं वो, हम प्लेसेंटल है, ठीक है? तो हम प्लेसेंटा के तो नरिशमेंट लेते हैं, तो हमारे अंदर योग की जरूरत नहीं है अंडे के अंदर, ठीक है? तो हमारा अंडा ए लसाइथल है जिसमें योग नहीं होता। क्लियर है? साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 नैनोमीटर के आसपास होता है। इस अंडे के अंदर क्या क्या होगा? भाई न्यूक्लियस होगा, नो डाउट। साइटोप्लाज्म होगा, सर नो डाउट। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे, ये आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है? कोरोना रेडिएटा, ये समझने का है। सर ये क्या जो लेयर दिख रही है ना, ग्रेन्युलोसा सेल हैं, ठीक है? तो कोरोना रेडिएटा क्या, इट इज अ मॉडिफाइड, इट इज अ, ध्यान रखना, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन formed by modification of granulosa cell. Modification of ग्रेन्यूलोसा सेल्स, ग्रेन्यूलोसा सेल के मॉडिफिकेशन से बनती है, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इट इज अ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जो एग खुद रिलीज करता है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जो नॉन सेलुलर है, एग खुद रिलीज करता है। नॉन सेलुलर है, एग खुद रिलीज करता है। जोना पेलिसोडा जेली कोट होता है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, नॉन सेलुलर होती है, रिलीज बाय एग। हमारे अंदर दो ही एग मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। पर मुर्गी के अंडे में तीन लेयर होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन हमेशा खुद एग रिलीज करता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनती है। टर्शरी एग मेम्ब्रेन, जैसे मुर्गी के अंडे में क्लाइडोइक मेम्ब्रेन होती है, हार्ड खोल, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बनता है, ठीक है? हमारे अंदर टर्शरी एग मेम्ब्रेन नहीं होती, प्राइमरी और सेकेंडरी होती है। समझो, समझ रहे हो? अरे भाई एलएस सर्ज का मीनिंग समझा दो। एलएस सर्ज मैंने पढ़ाई कहाँ है, आगे आएगी एलएस सर्ज, ठीक है? अभी कराऊंगा आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में एलएस सर्ज, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका एग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी पूरा मैंने ओवरी का अंदर का पार्ट करा दिया। अब मैं आगे बात करूंगा यहां पर ऊजेनेसिस, फिर कंपाइल कर दूंगा दोनों को। मैंने कहा भी था भाई यहां पर क्या होते हैं फीमेल के अंदर, मेल, आप कंपाइल कर लेना। मेल में थे स्पर्मेटोगोनिया, तो यहां पर क्या होंगे? ऊगोनिया, सेम वही। ऊगोनिया, ये सब फॉलिकल के अंदर होते हैं। कहां होते हैं? फॉलिकल के अंदर, वही उस साइड, ये सब फॉलिकल के अंदर है। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है? ऊगोनिया, ये ऊगोनिया माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करके ये अपने को मेंटेन करते हैं, ये ऊगोनिया।
ये माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं। अरे यार, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, एक से दो बन गए, इन्होंने भी दो बना लिए, इन्होंने भी दो बना लिए, सब डिप्लॉयड हैं, माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं, अपने को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। ठीक है, ये बन जाएंगे। ठीक है, फीटल लाइफ के अंदर कपल ऑफ मिलियन, इनको बोलते हैं ऊगोनिया। 2 मिलियन के आसपास। ठीक है, ये बन रहे हैं हम। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। आगे क्या होता है इनसे, इनके अंदर, ऊगोनिया के अंदर। ठीक है, इनमें से मान लो इसी को उठा लेते हैं, सेम वही, इसका साइज बड़ा होगा, डिप्लॉयड ही है, साइज क्या हो गया, इंक्रीज, को बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी ऊसाइट, ऊसाइट। और प्राइमरी ऊसाइट मैंने बताया था दो जगह होता है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, एक बड़ी सेल बनेगी तो एक नन्ही सी सेल बनेगी। हाँ, यहां क्रोमोसोम नंबर आधा आधा हो गया। ये क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जबकि यहां पर मेल में क्या हो रहा था, इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या बन रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, आप बोलोगे इन ओवरी, उसमें भी कहां, इन टर्शरी फॉलिकल। क्लियर है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। अब प्राइमरी ऊसाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ऊसाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी ऊसाइड। सेकेंडरी ऊसाइड में क्या होगा, मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो जाएगी, इन मेटाफेज सेकंड के अंदर। अब पूछा जाएगा आपसे कि प्राइमरी फॉलिकल कहां मिलता है, बताया था मैंने, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ऊसाइड कहां मिलता है, प्राइमरी फॉलिकल, और कहां मिलेगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, ये कहां मिलेगा, आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं, तुम्हारा कोई क्वेश्चन देखूं बचता कैसे है। अगर मैं जो एनसीईआरटी बोलती है उसके हिसाब से बात करूं, तो यहां से यहां तक की जो लाइफ होती है, ये समझना, हाँ देखो ये पूरा फीटल लाइफ है, फीटस में यहां से यहां तक की कहानी चल रही है, फीटस
पूरा चाइल्डहुड में ये अरेस्ट रहता है, चाइल्डहुड में अरेस्ट रहता है, चाइल्डहुड। प्यूबर्टी के बाद की कहानी ये है, प्यूबर्टी। अब आप बताओ, प्यूबर्टी आते ही एफएसएस निकलता है, रुकी हुई मियोसिस को कंटिन्यू कर देता है, आगे आके प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी ऊसाइड का फर्टिलाइजेशन होगा। कहानी में समझाऊंगा, ये बताओ जहां तक की कहानी समझ में आई नहीं आई। ये पूरी एनसीईआरटी आपको समझ में आएगी। फीटल लाइफ में क्या होता है, चाइल्डहुड में ये पूरी स्टेज अरेस्ट रहती है, प्यूबर्टी आते ही रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू होती है, तब आपका सेकेंडरी ऊसाइड बनता है और उसका ओव्यूल्यूशन होकर के बाहर निकलता है और फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है? इस टॉपिक से क्वेश्चन बेटा इस लेवल तक पूछ लेते हैं कि मैं क्या बताऊं, मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे। एक दो बार क्वेश्चन आए थे, बहुत तगड़े क्वेश्चन आए थे। यहां तक कि एलिन की आंसर की अलग बोल रही थी, आकाश की आंसर की अलग बोल रही थी। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में आपस में द्वंद चल रहे थे कि भाई ये होगा कि ये होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो आप किसी भी लेवल का फोड़ दोगे, सारा खेल कंसेप्ट का है बस। और आपको पूरी कोशिश रहती है कि कंसेप्ट के साथ ही पढ़ाया जाए। लास्ट स्लाइड बची हुई है आज की, फिर छुट्टी है ना। अब आ जाओ, लास्ट स्लाइड बची हुई है, मैं एंटर कर रहा हूं। सेकेंडरी साइड पर जगह है क्या? नहीं। देखो, अब सेकेंडरी साइड आपका क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। ये सेकेंडरी साइड है, आफ्टर ओव्यूलेशन एंटर इन फेलोपियन ट्यूब। एंटर इन फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। सेकेंडरी साइड आफ्टर ओव्यूलेशन एंटर इन फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा, समझना। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहां पर क्या है, मियोसिस रुकी हुई है। कहां रुकी हुई है, मेटाफेज सेकंड के अंदर, समझना। इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं मैं। यहां पर मियोसिस अरेस्ट है, ये मेटाफेज तो समझते हो ना, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर होते हैं मेटाफेज में। ये अरेस्ट है, रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि स्पर्म एंटर नहीं करेगा। ठीक है, अरेस्ट इन मेटाफेज सेकंड, मियोसिस अरेस्ट है इन मेटाफेज सेकंड। ठीक है, रुकी हुई है। रोकता कौन है उसको, यहां खास टाइप के प्रोटीन होते हैं, समझना, जो इन क्रोमोसोम को आपस में बांध के रखते हैं। ठीक है, जब तक ये प्रोटीन है, ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होंगे, आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, अब समझना। अब क्या होगा, स्पर्म की एंट्री, फर्टिलाइजेशन। स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करेगा, जब स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करेगा। कई किताबों में एंटर स्पर्म एंटर कर जाएगा, सब डिजेनरेट कर जाएगा, बचेगा न्यूक्लियस। तो मेल का सिर्फ न्यूक्लियस, जैसे ही न्यूक्लियस अंदर एंटर करेगा, रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू हो जाएगी और दो सेल, दो यहां पर सेल बनेंगे, समझना।
जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, ये रुकी हुई मियोसिस कंप्लीट होगी और दो सेल बनेंगे, एक छोटी सी पोलर बॉडी और एक प्रॉपर बड़ा सेल बन गया। फीमेल का एक हिप्लोइड ये बन गया, एक हिप्लोइड ये बन गया। ये चला जाएगा स्पेरी वेटलाइन स्पेस में, जगह होती है इसमें चला जाएगा। ये सेकंड पोलर बॉडी है, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगी एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। ये मेल न्यूक्लियस है, ये मेल का न्यूक्लियस है, ये फीमेल का न्यूक्लियस है। ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर के आगे क्या बना देंगे, जायगोट। मैं आपसे कहूं सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है, सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म आफ्टर एंटर ऑफ स्पर्म एंड बिफोर completion of फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, ये चीज यहां पर एंटर कर जाती है, ठीक है। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है, इन फैलोपियन ट्यूब। अब आपसे पूछेगा पहली पोलर बॉडी कहां बनती है, ओवरी में। दूसरी कहां बनती है, फैलोपियन ट्यूब में। पहली कब किसके अंदर बनती है, आप बोलोगे टर्शरी फॉलिकल के अंदर। दूसरी कहां बनती है, ठीक है, आप बोलोगे जब स्पर्म ओवा के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तब दूसरी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, समझ रहे हो। पर स्पर्म के एंटर करने के बाद बनती है, पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से पहले। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कब होगा, जब जायगोट बनेगा। इसके बनने से, मतलब जायगोट बनने से पहले पहले सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपका आ गया यहां से यहां तक का पूरा, ठीक है। जायगोट बन चुका। अब जायगोट के बाद की कहानी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, जो मैं नेक्स्ट, ठीक है, साइकिल में कराऊंगा। अब मुझे बताओ तुम्हारे कोई डाउट, क्योंकि मैंने एक चीज बहुत तरीके से कराई है जिससे कुछ तुम्हारा छूट ना पाए। बैक स्लाइड बता दूंगा, पहले यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। बैक स्लाइड में इतना सा था, सेम वही जो मैंने मेल में बनाया था, पर यहां पर इक्वल डिवीजन की थी, यहां इक्वल डिवीजन कर दिया। इससे बाहर कुछ जा नहीं सकता, मतलब मैंने हर चीज रिप्रेजेंट कर दी है। क्वेश्चन सारे मैंने इसलिए इस फॉर्म में लिखे, क्वेश्चन ये पूछेगा, ये पूछेगा, मतलब हर तरह क्वेश्चन जो पूछेगा सब मेंशन किए हुए हैं मैंने। यहाँ क्वेश्चन पूछेगा वो मैंने मेंशन कर दिए सारे के सारे, ठीक है। कहाँ रेस्ट होती है मेंशन कर दिए। सेकंड बॉडी कब बनती है वो लिख दिया मैंने, जब स्पर्म एंटर करता है पर फर्टिलाइजेशन से पहले, ठीक है। उसके बाद जायगोट बनता है। सेकंड पोलर बॉडी कहाँ चलेगी, जहां पहली पोलर बॉडी थी पहले से ही, सेकंड भी वहां चली जाएगी, अंदर बैठ जाएगी जाकर, कोई मतलब नहीं है पोलर बॉडी का, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और एनसीईआरटी ने इसी को कंपाइल किया है। पहले लिख लो उसको, फिर मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। यहां तक कंप्लीट करो फटाफट। यहां तक बताओ। यस, एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी ही बनाती है। सेकंड पोलर बॉडी उतनी ही बनेंगी जितने बार इनका फर्टिलाइजेशन होगा, समझ रहे हो। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है का तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी नहीं। भाई सेकंड पोलर बॉडी कहां बन रही है, एग के अंदर। एग के अंदर मियोसिस रुकी हुई है ना, मियोसिस माइटोसिस तो पड़ रखी है ना। मियोसिस सेकंड रुकी हुई है, तो मियोसिस जब दो पार्ट में टूटेगी तो दो सेल बनेंगे, एक और एक, दो। एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, छोटी जो होगी वो पोलर बॉडी होगी, बड़ी होगी वो ओवा होगा। ये न्यूक्लियस इसका रहेगा, छोटा न्यूक्लियस निकल के बाहर निकल गया, इसको पोलर बॉडी बोल दोगे। कोई चीज छोड़ी नहीं है इसके अंदर मैंने। अब आ जाओ, मैं लास्ट एनसीईआरटी का कंपाइल कर दूं आज। ये है एनसीईआरटी। अब तुम देख लो,
ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस को मैंने oogenesis से कंपाइल कर दिया, ये डायग्राम मैंने पूरा बना दिया है, वो भी बना दिया था मैंने, ठीक है, कंपाइल करके यहाँ कंपाइल भी कर दिया है। फीटल लाइफ क्या है, बर्थ के टाइम पर क्या हो रहा है, चाइल्डहुड में क्या हो रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या हो रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बन रही है, सेकंड पोलर बॉडी कहां बन रही है, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, तुम्हारा एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, मतलब बहुत कंसेप्चुअल करा रहा हूं, बहुत कंसेप्चुअल। हाँ डायग्राम बना लो भाई। अब बना लो उसको तसल्ली से, आराम से बनाओ उसको, अब आराम से बनाओ। आज का टारगेट पूरा कल मैं कराऊंगा, अगर क्लास होती है, या तो तरुण सर की क्लास होगी, ठीक है, अगर नहीं होती तो मेरी क्लास होगी, जिसके अंदर मैं पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल करा दूंगा आपको कल, और फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म इनिशियल वाली में कराई दूंगा पूरी। मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन दो चीजें कल हो जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्टिलाइजेशन। टोटल 3 लेक्चर चाहिए मुझे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए आज के बाद, या तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, या थर्सडे अगर तरुण सर लेंगे तो सॉरी वेडनेसडे कल वो ले लेंगे तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिनिश। इस वीक मेरी ही क्लास है, पर शायद तरुण सर को एक क्लास चाहिए थी इस वीक में, ठीक है, तो ना कोई भी एक दिन क्लास, मतलब उनका कुछ टॉपिक होगा शायद, मुझे लग रहा है, ठीक है, तो शायद मे भी वेडनेसडे को बोल रहे थे, वेडनेसडे की, तो जो भी है ठीक है, अगर वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो मैं तो खत्म करा ही दूंगा इस वीक, मुझे ये खत्म कराना है, ठीक है। मत दो सर, बहुत लिखाते हैं भाई, लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ। तुम यार इतने आलसी हो जाओगे तो तुम नीट कैसे निकालोगे बताओ यार। मत दो, बहुत लिखाते हैं, तो तुम बॉटनी भी तो करनी है, देखो सुनो, चारों सब्जेक्ट पर पकड़ एकदम तगड़ी करने पड़ेगी, फिजिक्स भी अगर तुम ढीली छोड़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ध्यान रखना। मैं देखा है अक्सर कर, बच्चा बायो कर लेता है स्ट्रांग, केमिस्ट्री भी कर लेता है ठीक ठीक, ठीक है, पर वो फंसता है फिजिक्स में। अगर वहां भी आपने ढील छोड़ दी तो सिलेक्शन की दौड़ से तुम दूर हो, ध्यान रखना। चारों सब्जेक्ट पर बराबर का टाइम देना पड़ेगा भाई, सुन लो सोच लो, मैं नहीं चाहता बार बार रिपीट करो। इस साल निकलो, इस साल मामला बहुत सही होगा पेपर का, क्योंकि पिछली साल गाज गिरी है इन लोगों के ऊपर। पेपर तरीके से कराएंगे, बहुत डर डर के कराएंगे, तो इस बार निकल जाओ जितनों को निकलना है। रिवीजन हम करा रहे हैं ना, अब तुम बस एक दिन का टाइम दो, ठीक है। रिवीजन, माइलस्टोन टेस्ट, बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और आप में दम होना चाहिए ना, तुम सोचो अभी लिखने से ही डर रहे हो तो कैसे काम चलेगा। हम रिवीजन भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तुम बस जितना हम करा रहे हैं उतना करते जाओ। मेरी तो कोशिश होती है मैं यही याद करा दूं, ठीक है। तो हम सब कुछ लेकर के आ रहे हैं, कल कल अनाउंस भी कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। कल क्या है, वेटनेसडे, कल पूरा अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। रोज डिस्कशन चल रहा है कि क्या क्या चीजें और एड ऑन करें आपके लिए, कितने टेस्ट पेपर एड ऑन करें, कितनी प्रैक्टिस शीट देते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस परफेक्टली होते चले जाए, ठीक है। वो सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां तक कंप्लीट है, आज इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, टाटा बाय बाय, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर। फीमेल एग कभी कम नहीं होते बेटा, समझ रहे हो। फीमेल एग बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा, दोबारा बनते नहीं है, जन्म से पहले ही बनते हैं, और बहुत ज्यादा हैं। पूरी लाइफ में फीमेल उन एग को यूज भी नहीं कर पाती है, सब बेकार ही हो जाते हैं। चलो बाय बेटा।
एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मैंने कल एक सेशन लिया था यूट्यूब वाला, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे दूं। कल के सेशन में मैंने रात में बताया भी था बच्चों को, कल आपने ह्यूमन फिजियो वाला सेशन देखा था नहीं देखा था? उसमें पूरी ह्यूमन फिजियो का मैंने रिवीजन कराया है वाईटी पर, ठीक है। अच्छे तुम क्वेश्चन क्वेश्चन चिल्लाते हो, मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तुम करते ही नहीं हो, ठीक है। कि ढेर सारे 100+ क्वेश्चन कल मैं लेकर के आता, बेहतरीन क्वेश्चन, जो पूरा आपका ह्यूमन फिजियो का रिवीजन करा दें। कल मैंने आपको बताया भी था कि देखो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आगे, ठीक है। जो 200 क्वेश्चन आते थे वो 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपके जो चॉइस होती थी वो हटा दी जाएगी, जो जेई में हटा दी है वो होगा। और क्या होगा, पेपर थोड़ा टिल्ट होगा। टिल्ट का मतलब ये नहीं होता आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा। तुम एनसीईआरटी को हल्के में लेते हो, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी चैलेंज दिया है। एक एनसीईआरटी चैलेंज है जो मैं थर्सडे को ले रहा हूं, एनसीईआरटी चैलेंज। मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा एनसीईआरटी के, समझ रहे हो? वैसे तुम मेरे स्टूडेंट को कर दोगे, मुझे पता है, ठीक है, पर फिर भी एक आध क्वेश्चन तो तुम भी गलत करोगे, पक्की गारंटी है। करोगे, एक आधे ज्यादा करोगे, मतलब तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है, पर इंटरनल मुझे पता है तुम ज्यादा गलत करोगे, ठीक है। जिनमें क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कराऊंगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको सामने दूंगा, वो लाइव ही सेशन चलेगा, रिकॉर्डेड की कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। थर्सडे रात 9:30 बजे मैं एनसीईआरटी चैलेंज लेकर के आ रहा हूं। 50 क्वेश्चन पर्टिकुलर टाइम के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को करते जाना है, और जब वो एंड होगा तब मैं आंसर की दूंगा उसकी, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट में बताना है कितने में से कितने सही गए आपके, ईमानदारी से कसम खा के, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो अगर आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, समझ रहे हो, तो पहले तो कल चैलेंज दिया है वहां पर एक बार एक्सेप्टेंस जता देना, ठीक है, सर आज एक्सेप्ट करते हैं। फिर थर्सडे को आज 9:30 बजे आ जाना, ठीक है। मतलब मैं ये तक कह रहा हूं, तुम जिसको भी धुरंधर समझते हो उसको भी ले आना। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखता हूं तुम कितने कर पाते हो, ठीक है। तुम्हें लगता है ना एनसीईआरटी को खेल बना रखा है, एनसीईआरटी खेल नहीं है। एनसीईआरटी को अगर जरा भी टिल्ट कर दिया जाए ना, समझ रहे हो, तो तुम मुंह के बल गिरोगे, ठीक है। समझ में आया? तो मिलते हैं, ठीक है। ये सेशन थर्सडे को होगा रात 9:30 बजे, ध्यान रखना, ठीक है, वाईटी पर। पूरा ह्यूमन फिजियो का उसमें क्वेश्चन होगा, साथ में उसके अंदर बस बायोमोलिक्यूल और एक और बच्चा एनिमल किंगडम, 2 चैप्टर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो अभी करा नहीं पाया हूं वाइट उस पर एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर, क्योंकि फ्रॉग में कल करा रहा हूं, कल फ्रॉग करा रहा हूं, तो फ्रॉग और कॉकरोच वगैरह के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। मतलब 11th पूरा होगा एक्सेप्ट एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल, ये छूट गया है अभी, जो मैं कराऊंगा अभी एनसीईआरटी डीप लाइन में। इसके अलावा पूरा होगा 11th का, और एनसीईआरटी पर ही भेज दूंगा, देखता हूं कितना तुम कर पाते हो, ठीक है। बाय बेटा, बाय 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 बाय।